हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने अभी स्टार्ट की हुई है DSSB TGT नेचुरल साइंस की टॉपिक वाइज PYQ, और उसमें भी हमने केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन कंपाउंड्स का हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो हम आज कुछ और कार्बन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CN गिव्स। ऑप्शन ए CH3CH2NH2, CH3CONH2, CH3CH2 और CH3COH। तो यहाँ हमसे पूछा है अगर CH3CN की हाइड्रोलिसिस कराई जाए। देखो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है वाटर की एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट। तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे और CN जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, नाइट्राइल। तो ये क्या है, नाइट्राइल है, मीथेन नाइट्राइल है ना। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या मिलता है, हमें मिलेगा यहाँ से CH3COOH। क्या मिलेगा, CH3COOH। आपको याद रखना है कि जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो CN है वो COOH में चेंज हो जाता है, यानी वो ग्रुप चेंज हो जाता है, और CN चेंज होकर हमें क्या देता है, हमें देता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको याद रख के चलना है कि CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उस हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलो इसके साथ देखो आप यहाँ पर और क्या याद रख सकते हैं। देखो ये है CN, C और N के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ये वाला किसी R ग्रुप से कनेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पर CH3 है, तो सपोज यहाँ कोई R ग्रुप है, तो आप ना इसके लिए 3 चीज़ें याद रखना। फर्स्ट थिंग आपको क्या याद रखनी है कि अगर मैं CN ग्रुप की रिडक्शन कराऊँ, यानी अगर हम इसकी रिडक्शन कराते हैं, अगर हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है और उसकी अगर हम रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन के लिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लिया जा सकता है, जैसे LiAlH4, राइट। तो ये जो ग्रुप है इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब ही होता है क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है, ये जो CN है, C और N में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे सिंगल बॉन्ड में तोड़ देना है, और वैलेंसी के हिसाब से H लगाना है। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 यहाँ बॉन्ड चले गए तो 2 यहाँ क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन, राइट। ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ भी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर मैं CN की रिडक्शन कराऊँ, नाइट्राइल की रिडक्शन, तो मुझे NH2 ग्रुप मिलता है, जिसे हम कहते हैं अमाइन। तो CN की यानी नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस, नाइट्राइल की रिडक्शन से हमें अमाइन ग्रुप मिलता है। सेकेंड, आपको इसकी हाइड्रोलिसिस याद रखनी है, पर अब की बार हम देखने वाले हैं इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यानी हाइड्रोलिसिस में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक याद रखनी है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक आपको याद रखनी है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के लिए आप 2 चीज़ें याद रखेंगे, एक तो आप याद रखेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस और दूसरा आपको याद रखना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दोनों ही वाटर की एडिशन होंगी, बट अगर वाटर ऐड होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में तो वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, बट अगर हम डाइल्यूट HCl लेते हैं तो वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है, राइट। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो CN ग्रुप है वो CONH2 में चेंज हो जाता है, CONH2, और ये R तो ऐसा ही रहेगा, इसे कहते हैं अमाइड ग्रुप। यानी अगर हम नाइट्राइल की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो CN ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, CONH2 यानी अमाइड में चेंज हो जाता है। सिमिलर अगर हम CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो CN ग्रुप है वो COOH में चेंज हो जाता है, और R ग्रुप तो ऐसे ही रहेगा, यानी मुझे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कब क्या मिलता है। तो आपको याद रखना है कि अगर नाइट्राइल्स की रिडक्शन कराएंगे तो अमाइन मिलेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अमाइड मिलेगा CONH2, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमसे सिर्फ हाइड्रोलिसिस पूछा था, अगर यहाँ ये नहीं लिखा है पार्शियल या फिर यहाँ ये कंप्लीट नहीं लिखा है, तब आप हमेशा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही लेट करके चलेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की ही बात हो रही है। अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस लिखा है उस केस में आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही लेट करेंगे, राइट। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से जो CN है वो किस में चेंज हो जाता है, COOH में। क्लियर। चलो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम कार्बाइड on hydrolysis gives a compound X. X can also be prepared by Kolbe's electrolysis, Wood's reaction, decarboxylation and hydrogenation of olefins. पहले देखो यहाँ पर लिखा है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या होता है।
एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है Al4C3। ये कैसे बनाया, आपको पता है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। Al कार्बाइड मतलब कार्बन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4, ये से मल्टीप्लाई होगा तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Al4C3, राइट। इसकी करानी है हाइड्रोलिसिस। तो अगर इसके हाइड्रोलिसिस अब पीछे आया था यानी वाटर की एडिशन, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है X, ठीक है। पहले इसी को बता देती हूँ। तो अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से AlOH होल थ्राइस, और साथ में जो C ग्रुप है यानी कार्बन, ये चेंज हो जाता है CH4 में। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 12, राइट, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3, राइट। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिला है, यहाँ से मीथेन मिला है, यही है X हमारा, यहाँ पर X की बात हो रही है। अब एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से मुझे X मिल चुका है। अब यहाँ कहा गया है X कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, यानी ये जो X मुझे मिला है ये मीथेन है। तो यहाँ बोला है कि मीथेन और कैसे प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। पहला है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, फिर है वुड्स रिएक्शन, फिर है डीकार्बोक्सिलेशन और फिर है हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन्स। एक करके इन रिएक्शंस को देख लेते हैं। वैसे ये कल भी आए थे रिएक्शंस, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा करवा देती हूँ। देखो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सॉल्ट लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। अब अगर इस H को हटाकर इसकी जगह कोई मेटल आ जाए, यानी अगर मैं इस H को हटा दूं और इसकी जगह कोई भी मेटल ले लूं यानी Na, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब अगर सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, यानी उसके ऊपर क्या पास कराना है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर ये रिएक्शन करवाई जाए, वैसे इसका मैकेनिज्म भी है बट अभी वो आप चैप्टर में जाके देख लेना कैसे मैकेनिज्म है। अदरवाइज अगर फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से इसका मैकेनिज्म कवर करवा दूंगी। इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे तो हमें एक तो मिलेगा CH3, यानी आपको ये तोड़ लो, ये CH3 डबल हो जाता है, CO को अलग कर लो यानी मुझे 2CO2 मिलता है। उसके बाद ये जो Na है ये वाटर के OH के साथ जाता है, तो यहाँ से मिलेगा NaOH, तो ये भी 2 हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर भी आ जाएगा 2। यहाँ से जो बचेगा वो हाइड्रोजन अलग से बचेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया H2। तो यहाँ से जो मुझे मिलता है वो इथेन मिलता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से जो मुझे मिला वो क्या मिला, इथेन। पर मुझसे यहाँ पूछा है X किससे प्रिपेयर करेंगे, तो X यानी मीथेन बनाना है। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से तो इथेन बनता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मीथेन तो यहाँ से बना नहीं। वुड्स रिएक्शन देखेंगे, वुड्स रिएक्शन भी कल मैंने कराई थी। उसमें क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, तो ये एक एल्काइल ग्रुप हुआ, हैलाइड मतलब कोई हैलोजन, उसकी रिएक्शन Na से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं ये रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो मैंने बताया था जो भी आपने एल्काइल हैलाइड ले रखा है उसको डबल कर दो, इसको मैंने डबल कर दिया। अब क्या होता है, यहाँ से ये इस तरीके से निकल जाता है। तो क्योंकि मैंने 2 हैलाइड लिए हैं तो मुझे Na भी 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2NaCl, और जो बच गया उसे हम लिख सकते हैं। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, CH3, यानी ये बचा ना, ये वाला CH3 एक बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये जो CH3 है ये क्या है हमारा इथेन। यानी अगर मैं वुड्स रिएक्शन देखूँ तो वुड्स रिएक्शन से भी हमारा क्या बनता है, इथेन ही बनता है, तो ये भी नहीं होगा, राइट। उसके बाद है यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन, तो एक बार इसको देख लेते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो डीकार्बोक्सिलेशन क्या हुआ, डी मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपको देखना है कि डीकार्बोक्सिलेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डी का मतलब होता है कुछ एलिमिनेट करना, कुछ भी एलिमिनेट करना। डी का मतलब होता है एलिमिनेट करना, क्या, कार्बोक्सिलेशन, यानी यहाँ से कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। डीकार्बोक्सिलेशन में भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं या कोई भी सॉल्ट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, उसकी रिएक्शन NaOH और CaO से कराते हैं, ये याद रखना है। डीकार्बोक्सिलेशन में किससे रिएक्शन कराते हैं, NaOH और CO से। और ये जो NaOH और CaO है इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, ये NaOH और CaO है। NaOH और CaO इसको मिलाकर हम कहते हैं सोडा लाइम, क्योंकि जो NaOH होता है वो होता है कॉस्टिक सोडा, तो ये हमारा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, और जो CaO होता है वो क्विक लाइम होता है, और इन दोनों का रेशो हम लेते हैं 3:1। उसके साथ हम इस सोडियम सॉल्ट को हीट करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से ये वाला ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। इस तरीके से निकालना है आपको। तो अगर आप ब्रैकेट में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ से Na2 और CO कितने हैं यहाँ पर 3, तो Na2CO3 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है।
जो बच गया उसे लिखेंगे CH3 और एक H, यानी ये एक H CH3 के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा CH4, और CH4 हमारा क्या होता है, ये हो गया मीथेन। और यही हमें बनाना था, यानी हमें X प्रिपेयर करना था, X हमारा मीथेन था, ये हमारा मीथेन बन गया। इसका मतलब X किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन से, तो इसका राइट ऑप्शन C हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो एक रिएक्शन और है यहाँ पर, हाइड्रोजनेशन ऑफ एलिफिन्स, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। वैसे हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन तो मिल गया है जो C है, जो क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। पर एक बार ये भी देख लेते हैं हम, हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन्स। ओलेफिन्स होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन्स को ही हम क्या कहते हैं, ओलेफिन्स कहते हैं, क्योंकि जो ऑयल्स होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। अब यहाँ कोई भी ग्रुप इस तरीके से रह सकता है, मान लो यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ H है, यहाँ H है। हाइड्रोजनेशन करानी है, हाइड्रोजनेशन का मतलब है इसमें हाइड्रोजन ऐड कराना है। हाइड्रोजन हमेशा एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड होता है, जैसे मैंने यहाँ पर निकल कैटलिस्ट ले लिया। तो आपको क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसे सिंगल में चेंज करना है। 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थी, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा, है ना। एक एक्स्ट्रा इस पर ऐड हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा इस पर ऐड हो जाएगा, यानी इस केस में भी हमें क्या बनेगा, इथेन ही बनेगा। और हमसे पूछा था मीथेन, तो वो किससे बन रहा था, डीकार्बोक्सिलेशन से। सो डीकार्बोक्सिलेशन इज द राइट ऑप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट, C6H5Br से बन रहा है यहाँ C6H5OH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये कन्वर्जन हुआ है। दिस कन्वर्जन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन और एरोमेटिक एडिशन। देखो यहाँ ये C6H5Br क्या होता है, ये होता है इस तरीके से, यानी ये क्या है, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, सॉरी ये है हमारा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ क्या हुआ है कि इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये चेंज हो गया है किसमें, ये हमारा चेंज हुआ है यहाँ पर OH में, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर जो OH होता है वो क्या होता है, फिनोल। अब हमसे पूछा है ये कौन सा कन्वर्जन है, तो ये मैं बताती हूँ आपको, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्योंकि देखो वैसे तो मैं आपको एक बार ये रिएक्शन करके बताती हूँ। ये रिएक्शन ना कुछ ऐसे होती है, एक्वस NaOH है ये, यानी ये क्या होता है, पहले हम यहाँ पर Br है यानी ब्रोमोबेंजीन, इसकी रिएक्शन पहले कराते हैं NaOH से, और ये रिएक्शन होती है 623 केल्विन टेम्परेचर पर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। और उस केस में क्या होता है, पहले यहाँ पर आता है बेंजीन के ऊपर ONA, ठीक है, ONA आता है। उसके बाद इसको बोलते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड, यानी ये क्या बना यहाँ पर, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl से। जब डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो यहाँ से NaCl एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ हमारा बेंजीन के ऊपर आ जाता है OH, राइट। तो ये हमारा क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। ऐसे होती है वाली रिएक्शन। बट अगर यहाँ से हमसे सब्सटीट्यूशन पूछा, अगर आप देखें तो अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में आएगा। और ये कल वाले जो क्वेश्चंस करवाए थे मैंने पार्ट 1 में, उसमें भी बताया था आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जनरली आप यह लगा सकते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिकली उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो वहाँ अटैक करते हैं जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। पर ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम देखेंगे तो Br को एक न्यूक्लियोफाइल ही रिप्लेस कर रहा है, तो ये Br की जगह आ गया। इसका मतलब ये सब्सटीट्यूशन है, एडिशन तो ये है नहीं। और कौन आए Br की जगह, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, राइट। चलो नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एनोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स एंड चेन आइसोमर्स। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये दोनों का जनरल केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। बट अगर मैं आपको बोलूँ तो देखो ग्लूकोज जनरली इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, CHO, फिर यहाँ पर होता है CHOH4, इस तरीके से होते हैं, और नीचे आता है इसके बॉटम में CH2OH, ऐसे, ठीक है। और जो हमारा ये होता है हमारा ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या होता है, ग्लूकोज। उसके बाद अगर फ्रक्टोज को देखें तो सबसे ऊपर आता है टॉप पर CH2OH, फिर यहाँ पर आता है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद आता है CHOH होल थ्राइस, एंड द लास्ट इन द एंड आता है CH2OH, ये आता है। और ये क्या होता है, ये होता है फ्रक्टोज। ये क्या होता है, फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज होता है, राइट। अब अगर फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में देखें तो बेसिक डिफरेंस इसमें ग्रुप का होता है। जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, तो कौन सा होता है, एल्डिहाइड। और जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें जो मेन ग्रुप होता है वो क्या है, ये, और ये कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है कीटोन।
तो इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन, राइट। तो फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप का। दोनों के अंदर कार्बन नंबर सेम है, ऑक्सीजन सेम है, बट जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप का। तो दोनों के अंदर किसका डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप का। सो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, आईयूपीएसी नेम ऑफ एलाइल क्लोराइड इज। एलाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम पूछा है। तो देखो जो एलाइल क्लोराइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ठीक है। देखो अगर इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C और उससे अगर डायरेक्टली कोई ग्रुप कनेक्ट है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कोई डायरेक्टली ग्रुप कनेक्ट है तो उसे कहते हैं विनाइल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होती है? विनाइल। बट अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से कनेक्ट है और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है यानी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो वो कौन सी पोजीशन होती है? अलाइल। अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट से कोई ग्रुप कनेक्ट है तो वो अलाइल पोजीशन होती है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है तो वो विनाइल पोजीशन होती है। अब हमसे इसका आईयूपीएसी नेम पूछा है। आईयूपीएसी नेम में हमें पहले इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग हम करेंगे डबल बॉन्ड के साइड से। डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस दिया जाता है तो ये होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब 3 पे क्या आ रहा है? क्लोरो। ये हो गया हमारा। आईयूपीएसी नेम का रूल मैंने बता रखा है। सबसे पहले क्या देंगे? प्रीफिक्स, फिर क्या देंगे? वर्ड रूट, और एंड में क्या देंगे हम? सुफिक्स, राइट। तो ये होता है आईयूपीएसी के लिए, आपको बस इतना सा रूल याद रखना है। प्रीफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, फिर क्या होता है? सफिक्स। ये रूल याद रख के चलना है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा प्रीफिक्स है वो ब्रांच हो गया। 3 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो, तो ये हो गया क्लोरो। उसके बाद वर्ड रूट 3 है तो वर्ड रूट क्या होता है? प्रॉप। 1 पे क्या लगा हुआ है? इन, तो ये हो गया सुफिक्स प्रॉप 1 इन। अब ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है 1। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय। ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, आइडोफॉर्म टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन कल भी आया था और उसमें मैंने पूरा बताया था आपको आइडोफॉर्म टेस्ट कौन दे सकता है। आज हमसे यही पूछा है, यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव इज गिवन बाय, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा। तो वहाँ मैंने आपको बताया था आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। बेसिकली हम रिएक्शन कराते हैं NaOH प्लस I2 से, और NaOH और I2 की जगह हम NaOI भी ले सकते हैं। जब हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन NaOI से कराएं और वहाँ पर हमें CHI3 यानी ये मिल जाए, और CHI3 क्या होता है? ये होता है आइडोफॉर्म और इसकी येलो कलर की PPT बनती है। यानी अगर रिएक्शन कराने के बाद येलो कलर की PPT बनती है तो यस उसने आइडोफॉर्म टेस्ट दिया है। अगर येलो कलर की PPT नहीं बनी तो इसका मतलब वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कैसे आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको अल्कोहल में याद रखना है। तो अल्कोहल में इस टेस्ट को देता है इथाइल अल्कोहल। तो जितने भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनके अंदर इसको इथाइल अल्कोहल इस टेस्ट को देता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, राइट। उसके बाद जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल्स है यानी जिनमें सेकेंड नंबर पर OH ग्रुप आता है, ऑल एल्केन 2 ओल, जिसमें सेकेंडरी नंबर पर दूसरे वाले कार्बन पर OH ग्रुप कनेक्ट है, यानी कुछ इस तरीके से होगा CH3 CH और यहीं पर है OH। अभी आगे कितनी भी लॉन्ग चेन हो सकती है उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तीसरा आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड यानी इथेनॉल। एसिटल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, ये इस टेस्ट को देता है, राइट। उसके बाद आते हैं कीटोन। कीटोन में ऑल एल्केन 2 ओन, यानी जिसमें जो कीटोन है वो अगर सेकेंड पोजीशन पर है, कीटोनिक ग्रुप अगर सेकेंड पोजीशन पर है, यानी इस तरीके का कुछ CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर इस तरीके का कुछ है तो वो हमारे सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो ये आप याद रख लेना, ये सब आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब हमसे यहाँ पूछा है इसमें कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नेगेटिव पूछा है ना, मतलब जो नहीं देगा। सबसे पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो देखो आइसो ये वाली पोजीशन होती है CH3 CH और यहाँ पर CH3, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? आइसो। प्रोपाइल है तो 1 2 3 कार्बन, तो यानी ये प्रॉप हो गया, यहाँ OH और लगा हुआ होगा। तो ये वाली देखो अगर यहाँ देखेंगे तो सेकंड नंबरिंग दूंगी तो क्या 1 2 3, यानी आईयूपीएसी नेमिंग करूंगी तो प्रोपेन 2 ओल आएगा, 2 ओल, यानी इसका नाम अगर मैं करूंगी तो ये आ जाएगा प्रोपेन 2 ओल। इसमें सेकेंड पोजीशन पर ही OH है, इसका मतलब ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। उसके बाद बेंजाइल अल्कोहल। देखो बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH, ठीक है, ये होता है बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम दूंगी तो ये हो जाएगा 1, यानी 1 पर ही हमारा लगा हुआ है फिनाइल और 1 पर ही OH, तो इसका नाम होगा 1 फिनाइल मिथेनॉल।
तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1-फेनाइल मीथेनॉल। अब ये तो फर्स्ट पे ही आ गया, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला ये लिखा हुआ C2H5OH, इसी को इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोलते हैं, ये टेस्ट देगा। इथेनॉल एसिटल्डिहाइड ये होता है जिसका फॉर्मूला CH3CHO होता है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हमसे पूछा था कौन नहीं देगा, तो कौन नहीं देगा, बेंजाइल अल्कोहल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स, ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेनोन एंड ऑप्शन डी इथेनॉल। देखो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 और ओइक एसिड है तो C डबल बॉन्ड OH यानी COOH, ये वाला ग्रुप लगा हुआ होता है। साथ में इसकी रिएक्शन करानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये मिथाइल ये हो गया CH3, मैग्नीशियम Mg और ब्रोमाइड हो गया Br, इससे रिएक्शन करानी है। अब ये क्या है, ये ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये रिएक्शन कल भी आई थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ये रिएक्शन एग्जैक्टली नहीं आई थी, ऐसी ही एक रिएक्शन आई थी। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। सबसे पहले तो आप Mg देख लेना, यानी Mg और एक कोई हैलोजन, उसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको रिएक्शन क्या याद रखनी है, कल भी बताया था ये, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ऐसा कोई भी एजेंट आ जाता है जिसके पास प्रोटोन है, प्रोटोन का मतलब क्या होता है H पॉजिटिव। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड से करा रहे हैं जिसके पास प्रोटोन है, तो वो क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है वो प्रोटोन से रिएक्शन कर लेता है और क्या बना देगा, यहाँ पर बना देगा CH4, यानी क्या बन जाएगा यहाँ से मीथेन। बाकी का जो बचा वो आप लिख सकते हैं, यानी बाकी क्या बचा है CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ MgBr आ जाएगा। इसे हमें ये बाई प्रोडक्ट तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना, यहाँ पर मीथेन बना। तो आपको याद रखना है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऐसे किसी भी कंपाउंड से कराते हैं जिसके पास एक प्रोटोन है, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप होगा वो उस प्रोटोन से रिएक्शन कर लेगा और ये रिक्वायर्ड कंपाउंड बन जाएगा जो क्या बना है, मीथेन। तो उसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, राइट ऑप्शन इज बी, मीथेन। क्लियर। चलो नेक्स्ट, C2H5Br reacts with CH3Br in presence of Na and triether gives C3H8, C4H10, C2H6, C2H6, C3H8 and C4H10। देखो यहाँ पर Na और ड्राइथर दिया है। अब Na और ड्राइथर आपको पता होना चाहिए, ये वुड्स रिएक्शन है, ये कल भी आई थी और अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी। ये है वुड्स रिएक्शन, यानी Na और ड्राइथर क्या होते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बताया था क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, कोई एक एल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, Na से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। तो जब हम किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, तो वो वहाँ क्या बना लेता है, वो बना लेता है एल्कीन। तो वहाँ से क्या बन जाती है हमारी, वहाँ से बन जाती है हमारी एल्कीन, राइट। चलो तो ऐसे हमारी यहाँ से क्या बन जाएगी, यहाँ से हमारी बन जाएगी एल्कीन। अब अगर इस रिएक्शन को देखें तो हमें यहाँ पर दो एल्काइल हैलाइड दिए हुए हैं, एक हमें दिया हुआ है C2H5Br, एक हमें क्या दिया हुआ है CH3Br, और इसकी रिएक्शन हमें कराने को कहा है Na और ड्राइथर से, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। देखो ये कैसे होगी, मैंने ये बताया था आपको कि ये जो भी अल्काइल हैलाइड आपको दिया है उसको आपको डबल करना है, यानी ये अल्काइल हैलाइड इसको डबल कर दो और इसको भी डबल कर दो। देखो अगर मैं CH3Br को डबल करूंगी तो ऐसा बनेगा ना, CH3Br और CH3Br। अब Na इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा और यहाँ से ये तो निकल जाएगा NaBr, हैलोजन वाला तो आपको Na के साथ देना है, यानी यहाँ से 2NaBr निकल जाएगा और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से कनेक्ट होके क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH3। तो अगर CH3CH3 को देखा जाए तो क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। तो एक तो यहाँ से C2H6 बनेगा, ये वाला अल्काइल हैलाइड भी डबल हो जाएगा, यानी ये हो गया C2H5Br और C2H5Br। जो भी अल्काइल हैलाइड है पहले आप उसको डबल कर दो, ये भी रिएक्ट करेगा Na के साथ, तो जो हेलोजन है वो तो Na के साथ चला जाएगा और यहाँ से क्या निकाल देगा, NaBr। तो यहाँ से तो NaBr निकल जाएगा, राइट। जो बचा वो लिख दो, यानी क्या बचा, C2H5 और C2H5। तो C2H5 और C2H5 को देखा जाए तो क्या बना, C4H10। तो मुझे यहाँ से C4H10 भी मिला। और लास्ट रिएक्शन, अगर दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड है तो ये आपस में भी रिएक्शन करेंगे, यानी मेरे पास क्या है, एक C2H5Br और क्या है CH3Br। अब ये आपस में भी रिएक्शन करेंगे, तो वही जब ये Na से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये तो निकल जाएगा हैलोजन NaBr के साथ, क्या बचा यहाँ से C2H5 और क्या बचा यहाँ पर CH3। तो अगर अब मैं इसको देखूँ तो C कितने हो गए यहाँ पर 3 और H कितना हो गया 8, तो यहाँ बना C3H8। तो ये क्या बना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, C2H6, C3H8 एंड C4H10, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट, शेप एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन मिथाइलियम आयन इज। यहाँ पर हमें एक मिथाइलियम आयन दे रखा है और हमसे पूछा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आयन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि उसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है और उसके ऊपर कैसा चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज। इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताना है। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर है H, यहाँ पर है H और यहाँ पर है H, ठीक है। उसके ऊपर कैसा चार्ज है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। आप टोटल सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो कितने, 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड है। तो अगर 3 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल ही काउंट करने हैं, डबल काउंट नहीं करने हैं, तो 3 नंबर से जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2 और sp2 का जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका शेप कितना होता है, इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी क्या आने वाला है, इसका ऑप्शन ए आने वाला है, ट्राइगोनल प्लेनर एंड sp2। देखो आप टोटल सिग्मा बोन काउंट करने, आपको टोटल सिग्मा बोन सिंगल बोन काउंट करने होते हैं और लॉन पेयर। तो आप एक नंबर निकालते हैं ऐसा नंबर जिसे हम क्या कहते हैं, स्टीरिक नंबर। तो क्या निकालना होता है हमको, बेसिकली स्टीरिक नंबर निकालना होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करना बता रही हूँ मैं आपको। देखो इसे मैं ना आपको दूसरे पेज पे बताती हूँ। अगर आपको किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाली है तो वो आप कैसे निकालेंगे उसको एक बार देखो, ठीक है। तो इस पे बैक आते हैं हम। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन है ना, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, एक नंबर निकाला है और उस नंबर को हम क्या कहते हैं, स्टीरिक नंबर। तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उस नंबर को हम कहते हैं स्टीरिक नंबर, राइट। और वो स्टीरिक नंबर कैसे निकलेगा, स्टीरिक नंबर मतलब Sn। उसमें हम क्या करते हैं, Sn कैसे निकालेंगे, एक तो सेंट्रल एटम होता है उसके साथ टोटल बॉन्डेड एटम। तो आप टोटल बॉन्डेड एटम काउंट कर लो, Ba मतलब बॉन्डेड एटम, तो Ba क्या हो गया यहाँ पर, बॉन्डेड एटम। टोटल बॉन्डेड एटम काउंट कर लो और साथ में ये काउंट कर लो उसके पास लॉन पेयर कितने हैं, प्लस लॉन पेयर है ना, Lp क्या हो गया यहाँ पर, लॉन पेयर। इन दोनों को काउंट कर लो, जो भी टोटल नंबर आएगा वो हमें हाइब्रिडाइजेशन बता देगा। यानी अगर इन दोनों को टोटल करने से 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, 2 से ही स्टार्ट होगा ये। अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, 6 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 और 7 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन सिंपली इस मेथड से निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझसे पूछा है BeCl2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो Be सेंट्रल एटम हो गया, कितने अब मैंने बोला था ये तो सेंट्रल एटम हो गया। ऐसा नंबर निकाल लो, कितने बॉन्डेड एटम है भाई, 2 बॉन्डेड एटम है, प्लस लॉन पेयर। देखो अब इतना आपको पता होना चाहिए कि Be के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों Cl के साथ चले गए ना, तो यहाँ कितने लॉन पेयर बचे, 0। तो नंबर क्या आया, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, ठीक है। मान लो जैसे आपसे CH4 का पूछा है, कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ना, कहीं भी लगा लो भाई। अब इसका ऐसे नंबर निकालते हैं, कितने बॉन्डेड एटम है इसके पास, 4। तो चारों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए, प्लस कितने लॉन पेयर बचे, 0। नंबर क्या आया, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, राइट। अभी पीछे हमसे पूछा था CH3 पॉजिटिव, तो अगर मैं CH3 पॉजिटिव की बात करूँ तो C से कितने बॉन्डेड एटम कनेक्ट है भाई, 3। तो बॉन्डेड एटम कितने कनेक्ट है, 3, पर 4 वैलेंसी होती है और पॉजिटिव चार्ज है, इसके मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो इसका SN नंबर क्या आएगा, 3 + 0, यानी कितना आने वाला है, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp2, ठीक है। अगर मान लो मुझसे ऐसा पूछे CH4 और इसके ऊपर ऐसे दे रखा है यहाँ पर और एक नेगेटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पे CH3 ले लेते हैं और इस तरीके से नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो SN नंबर अब अगर मैं निकालूँ तो 3 तो बॉन्डेड एटम कनेक्ट है, 1 2 3, उसके अलावा एक लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इसका नंबर क्या आने वाला है, 3 + 1, नंबर क्या आएगा इसका, 4। और 4 से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर ऐसे ही एक ट्रिक शेप निकालने के लिए है, वो आप मुझे बता देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे करवाऊँ तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी कि हम हाइब्रिडाइजेशन और शेप कैसे निकालेंगे, राइट। फिलहाल मैंने बता दिया है। यहाँ अगर हम ऐसे नंबर निकालेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 बॉन्डेड एटम है, लॉन पेयर इसके ऊपर 0 है, तो नंबर आएगा 3। 3 से जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 और sp2 का जो शेप होता है यानी वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका जो शेप आएगा वो क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, CH3CH2Cl और अल्कोहलिक KOH CH3CH डबल बॉन्ड CH2 + KCl + H2O बन गया। बताना है किस टाइप का रिएक्शन है, ओनली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन,
ओनली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो ये जो रिएक्शन है इसका आंसर आएगा डी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन। ये देखो कुछ इस तरीके से होती है, CH3 और यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है Cl प्लस इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहलिक QH के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता, ये रिएक्शन थोड़ी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आएगा, यहाँ पर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये रिएक्शन कैसे हुई है, ये है इस तरीके से CH3, फिर यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड H और यहाँ पर क्या है Cl। एक सेकेंड देखो, ये है C, इसके साथ कितने H कनेक्ट है, यहाँ पर 3 H कनेक्ट है, और जो दूसरा वाला C है उसके साथ 2 H और एक क्या कनेक्ट है, एक कनेक्ट है उसके साथ Cl, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जिस कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप कनेक्ट होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट वाला क्या होता है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हमेशा अपना बॉन्ड लेकर और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हमेशा अपना बॉन्ड छोड़कर एलिमिनेट होता है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो K के साथ जाएगा KCl और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O, तो यहाँ क्या निकलेगा KCl प्लस H2O। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। तो क्या है, ये रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। चलो नेक्स्ट है मिसल्स इन एक्वस सॉल्यूशन अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन आर फॉर्म्ड बाय ऑप्शन ए C12H22O11, ऑप्शन बी NH2 होल ट्वाइस 2CO, ऑप्शन डी 6 है C है C17H35CONA और ऑप्शन डी HOCH2CH2OH। देखो मिसल की बात की है, और मिसल हमेशा सोप्स और डिटर्जेंट्स के केस में बनते हैं। तो जब हम सोप्स और डिटर्जेंट्स की बात करते हैं तो उनके जो हम क्लीनिंग एक्शन की बात करते हैं तब मिसल बनते हैं। सोप कुछ इस तरीके से होते हैं ना, ये वाला हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और ये वाला हाइड्रोफोबिक होता है जो डर्ट सॉल्युबल होता है, तो वो डर्ट के साथ अटैच हो जाता है। जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो जो भी डर्ट है, सपोज ये हमारी डर्ट है, तो डर्ट के चारों तरफ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं ना, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। और ये जो फॉर्मेशन होती है, ये जो फॉर्मेशन हुई है हमारी, ये हमारी क्या होती है, इस तरीके से ये जो हमारी फॉर्मेशन होती है ये हमारी क्या होती है भाई, मिसल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिसल, राइट। तो ये हमारी क्या बनती है, मिसल। और मिसल जिस कॉन्सेंट्रेशन पर बनना स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसा किसके केस में होता है, ये सोप और डिटर्जेंट्स के केस में होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सोप का जनरल फार्मूला मुझे ये दिखाई दे रहा है C17H35COONA, क्योंकि सोप कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, ये वाला ग्रुप तो उनमें प्रेजेंट होगा ही, यानी की जगह K भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो C हो जाएगा, और ये सोडियम स्टीरेट का फार्मूला है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो ये शिक्रोज का फार्मूला है, NH2 होल ट्वाइस CO ये यूरिया है, और लास्ट वाला इथाइलिन ग्लाइकॉल है, राइट। चलो नेक्स्ट, CH3COOH और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराई गई है, PCl5 से फिर B बना है और लास्ट में यहाँ C है। हमें C का होमोलॉग बताना है, यानी जो भी C बनेगा उसका होमोलॉग, यानी उससे नेक्स्ट सीरीज का जो मेंबर आएगा वो हमें बताना है। C नहीं बताना है, C का जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है CH3COOH। अब CH3COOH की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करानी है। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एक है ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। तो ये क्या है, ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस कर देता है। तो आपको याद रखना है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको ये पता होना चाहिए, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको ये तो याद होना चाहिए क्या, अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, सपोज मेरे पास कोई अल्कोहल है और उसका मैं ऑक्सीडेशन कराती हूँ, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा मिलता है एल्डिहाइड, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमेशा मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है ऑक्सीडेशन की सीरीज, राइट। अब अगर मुझे बैक जाना है तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करा दूं तो मुझे मिलेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन कराती हूँ तो मुझे मिलेगा अल्कोहल, ये वाला, राइट। अगर मैं डायरेक्ट कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले देती हूँ जैसे कि MnO4, तो वो डायरेक्टली अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो डायरेक्टली रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा,
तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हमसे यही पूछा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसको किस में चेंज कर देगा, अल्कोहल में। तो अल्कोहल में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3CH2 बन जाएगा। देखो OH ग्रुप तो लगता ही है, फिर जितने कार्बन है वो लगाने, वैलेंसी H लगा के सेटिस्फाई कर दो। तो ये तो हो गया A। अब A की रिएक्शन करानी है PCl5 से, तो जब PCl5 से रिएक्शन कराते हैं ना, देखो ये कैसे होती है रिएक्शन। तो जब हम PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो इस तरह से तोड़ना है आपको, एक Cl इसके साथ और एक Cl इसके साथ देना है, बाकी जो बचा वो PCl3 यहाँ आ जाएगा। तो एक तो यहाँ दिख रहा है HCl बनेगा, POCl3 बनेगा, मेन प्रोडक्ट CH3CH2Cl बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा B। अब इसकी रिएक्शन करानी है अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक क्यूएच से कराऊं, अभी लास्टली आई ये रिएक्शन, यानी ये कुछ इस तरीके से होगा, CH3 यहाँ पर है, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे होगी, ये हो गया H, यहाँ पर एक Cl और H कनेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिस कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप कनेक्ट होता है वो अल्फा और उसे नेक्स्ट कार्बन बीटा होता है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेकर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़कर एलिमिनेट होता है, ये बॉन्ड इसके बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में यहाँ से KCl और H2 निकल जाएगा। अब ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यही है हमारा C, और यहाँ देखो तो ये क्या है, C2H4, इसका होमोलॉग बताना है। होमोलॉग मतलब इसे नेक्स्ट मेंबर बताना है। तो नेक्स्ट मेंबर हम कैसे निकालते हैं, उसमें CH2 यूनिट ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें CH2 यूनिट ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, C3H6। तो इसका जो नेक्स्ट होमोलॉग होगा वो क्या होगा, C3H6। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, C3H6। क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी वेरी सून विद लुकास रिएजेंट। और यहाँ कुछ ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। देखो पहले आपको यहाँ समझना होगा लुकास रिएजेंट क्या है। देखो लुकास रिएजेंट होता है अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है। ये होता है हमारा लुकास रिएजेंट। जब हम एल्कोहल्स की रिएक्शंस के साथ कराते हैं तो अलग अलग, अगर मान लो मेरे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, तो ये अल्कोहल्स के टेस्ट को, एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। तो मान लो मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल, एक है सेकेंडरी अल्कोहल और एक है टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2H, यानी कि जो हमारा ग्रुप कनेक्ट है वो जिस कार्बन से कनेक्ट है, अगर वो अपने अलावा सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। सेकेंडरी अल्कोहल में जिस कार्बन के ऊपर OH कनेक्ट है, OH इस कार्बन के ऊपर कनेक्ट है, अगर ये अपने अलावा 2 कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या होता है, सेकेंडरी, है ना। तो टर्शियरी समझ गए होंगे, यानी कि जिस कार्बन के ऊपर OH कनेक्ट है वो अगर तीन कार्बन से कनेक्ट है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल। अब इन तीनों की रिएक्शन मुझे लुकास रिएजेंट से करानी है। तो तीनों की रिएक्शन लुकास रिएजेंट से अगर कराएं तो देखो लुकास रिएजेंट बता दिया, अनहाइड्रस ZnCl2 और Cl होता है। रिएक्शन में तो ये जो OH है ये Cl से रिप्लेस हो जाता है, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ भी Cl आ जाएगा, यहाँ भी Cl आ जाएगा। बट इस केस में हमें टर्बिडिटी बहुत जल्दी देखने को मिलती है, यानी अगर टर्शियरी अल्कोहल की बात करूँ तो जो टर्बिडिटी है, यानी थोड़ा सा जो धुंधलापन है, वो बहुत जल्दी दिखाई देता है, इमीडिएटली, तुरंत। जैसे ही उसके अंदर लुकास रिएजेंट डालेंगे तुरंत रिएक्शन हो जाएगी और इमीडिएटली हमें जो है टर्बिडिटी दिखाई देगी। इसमें जो टर्बिडिटी है वो आफ्टर 5 मिनट्स दिखाई देगी, 5 to 10 मिनट्स ये ले लेता है, ठीक है। और जो हमारा CH3CH2OH है, इसमें जो टर्बिडिटी है वो आने में 1 घंटा भी लग जाता है, ठीक है। यानी ये जो रिएक्शन है प्राइमरी अल्कोहल के साथ, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होती है, इसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन होगी। और ये नॉर्मल लुकास रिएजेंट के साथ हो जाती है। और सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है, टर्शियरी अल्कोहल। बस अब आपको यहाँ पर ये पहचाना है इसमें से टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है, तो मैंने बता दिया। आप OH चेक कर लो, जहाँ पर भी हमारा OH ग्रुप कनेक्ट है, अगर वो टर्शियरी कार्बन से कनेक्ट है तो वो टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहला मुझे दिया है C, और इस C के साथ 3 H कनेक्ट है, CH3, फिर है यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, OH, यही टर्शियरी हो गया। टर्शियरी यही तो बताया था, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो अपने अलावा 3 और कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो तो A ही हो जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर A ही हो जाता है। अगर आप दूसरा देखेंगे तो ये यही है, CH इससे OH कनेक्ट है और 2 CH3, इसका मतलब ये सेकेंडरी है।
ये सीधा दिख रहा है प्राइमरी है। और अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये इस तरीके से है CH3, फिर CH2 3 बार है, CH2 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 और फिर है यहाँ पर OH। इसका मतलब जो C और D है वो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, बट ये वाला क्या है सेकेंडरी, ये क्या था प्राइमरी, और ये भी क्या था प्राइमरी, और जो हमारा फर्स्ट वाला है वो क्या है टर्शरी। तो ये हमारा क्या है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी टर्बिडिटी देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला पता है क्या होता है, CnH2n 3 होते हैं ये। एक एल्केन होता है, जो हमारा एल्केन होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, राइट। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा B, CnH2n, राइट। चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन एल्कीन्स आर बर्न। एल्कीन्स क्या होते हैं, अभी बताया, एल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले, है ना, ये होते हैं डबल बॉन्ड वाले। अगर इनको बर्न करेंगे यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो देखो देंगे तो ये CO2 और H2O ही। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड वाले, यानी अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड का कोई है ऐसे, तो उसको बर्न करेंगे तो भी मुझे CO2 और H2 ही मिलेगा, ठीक है। और अगर हम सिंगल बॉन्ड वाला बर्न करेंगे तो भी मुझे यही मिलने वाला है, यानी इस तरीके से कुछ कोई, तो भी मुझे ये मिलेगा CO2 और H2। बट आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर देखो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है वो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, यानी ये दोनों है हमारे क्या है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये दोनों हमारे क्या है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो क्या है सैचुरेटेड। तो ये है हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड और वो हमारे दोनों क्या है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड से हमेशा ब्लू कलर का फ्लेम आता है, तो इससे कैसा फ्लेम आता है, ब्लू और नॉन सूटी, यानी ये पॉइजनस नहीं होता है, तो ये क्या होता है ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम होता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं उससे हमेशा येलो कलर का और सूटी फ्लेम निकलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा फ्लेम आएगा, तो आप चेक कर लेना वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, पर जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो येलो और सूटी फ्लेम देते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, राइट ऑप्शन इज बी, येलो फ्लेम। क्लियर, चलो नेक्स्ट। इन विनेगर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, 3 to 5%, 5 to 8%, 8 to 10%, 7 to 9%। तो देखो जो एसिटिक एसिड होता है वो होता है CH3COOH, और जब हम इस CH3COOH को डाइल्यूट करते हैं यानी इसका 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर, 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर, वो क्या होता है विनेगर। क्वेश्चन आता है विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, या इसको हम IUPAC नेमिंग में क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। और जब इसको हम 5 to 8% डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, तो ये क्या बना लेता है विनेगर। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, राइट ऑप्शन इज बी, 5 to 8%। क्लियर, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। देखो ये क्रैमिंग क्वेश्चन है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है, कॉमन नेम इसका इथाइल अल्कोहल होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351 केल्विन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 351 केल्विन, राइट। चलो नेक्स्ट। इन द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। हेक्सेन कहा है, देखो हेक्सेन यानी ये एल्केन हो गया। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपको बता रखा है क्या होता है, CnH2n+2, राइट। हेक्सेन हमसे कहा है, तो हेक्सेन मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए, हेक्स का मतलब क्या होता है 6, है ना। ये वर्ड रूट आपको पता होना चाहिए। मैथ का होता है 1, एथ 2, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, और हेक्स का क्या होता है 6। इसका मतलब यहाँ पर कितने कार्बन एटम है 6, तो C6 हो गया। यानी यहाँ से मुझे जो n है उसकी वैल्यू क्या मिल गई 6। तो अगर मैं यहाँ पर 6 पुट करूँगी तो 6 2 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से हाइड्रोजन मुझे कितने मिलने वाले हैं, यहाँ से हाइड्रोजन मुझे मिले 14। तो राइट आंसर क्या आएगा, हाइड्रोजन इज 14। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने प्रेजेंट है 14। क्लियर। आई होप आपको ये वाले जो सेशन है वो पसंद आया होगा। इसका एक पार्ट और रह जाता है कार्बन कंपाउंड्स का, यानी उसमें कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं। टोटल कुछ अराउंड 45 क्वेश्चंस है, तो बाकी के क्वेश्चंस को हम इसके थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।